आज के दौर में जो सच है वही एक्सक्लूसिव है और आज का सच देश की आंखें खोलने वाला सच है। आज का सच एयरफोर्स चीफ के बयान से आगे का वो हिस्सा है जो उनके बयान में छिपे एक अंदेशे के रूप में दिखाई देता है। देश के लिए एयर चीफ की फिक्र सीधे सीधे तो नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाती हुई दिखती है, जिसे हम आज टाइमलाइन और गाइडलाइन के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन क्या उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोई फिक्र शामिल है? आज का सच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के द्वारा हमारे फाइटर प्लेन गिरने के कबूलनामे से आगे का है, जहां वो न्यूक्लियर वॉर की बात को ही नकार देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक नहीं, दो बार इसका जिक्र कर चुके हैं। इस सिलसिले में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात हम नहीं करेंगे। वो तो एक, दो या तीन बार नहीं, 8 बार से ज्यादा दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर, यहां तक कि अमेरिकी कोर्ट में हलफनामा देकर के भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर की आशंका की बात कह चुके हैं। उन्होंने यही तो कहा था हलफनामे में कि हमने युद्ध रुकवाने के लिए इसलिए डील की भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और अगर ये एस्केलेट होती सिचुएशन, जो भारत पाकिस्तान के बीच जो सिचुएशन थी, तो ऐसा हो सकता था कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो और लाखों लोगों की जान चली जाए। तो ये जो उन्होंने कोर्ट में कहा था वो भी सबके सामने है और इसी खतरे के मद्देनजर उन्होंने अदालत को ऐसा बताया कि इसी न्यूक्लियर वॉरफेयर के खतरे के मद्देनजर उन्होंने सीज फायर कराया। लेकिन आज हम बात ट्रंप की नहीं करेंगे, अपने देश की मौजूदा सत्ता और देश के असली दुश्मन की बात करेंगे। बात एयरफोर्स चीफ और सीडीएस की है, यानी हमारी सेनाओं की बात है। और हमारी मौजूदा सत्ता सिर्फ फौज के नाम पर ही नहीं, सीधे सीधे फौज के जरिए अपनी राजनीति साधती हुई दिखाई दे रही है। वो सारा सच आपके सामने से गुजर चुका है और गुजर रहा है। लेकिन फौज की बात के साथ ही दुश्मन देशों का भी जिक्र आता है, जिनसे लड़ना हमारी फौजों का काम है। ऑपरेशन सिंदूर के इस माहौल में, जिस पर सत्ता बेशक पूरी तरह राजनीति करने पर तुली हुई है, क्या देश के असली दुश्मन से निपटने के लिए मौजूदा सत्ता तैयार है? यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी सत्ता सेना के शौर्य और पराक्रम पर सवार होकर के देश में अपनी चुनावी राजनीति साधने में तन, मन और धन के साथ जुटी हुई है, वो धन जो टैक्स पेयर्स का है, जो जनता का है, और सत्ता चाहती है कि देश की आंख उसके चुनावी राष्ट्रवाद की पट्टी के सहारे ही सत्ता को देखे और उसके 11 साल के शासन की कोई समीक्षा ना हो, सत्ता की कई बातों का सच देखने समझने की बात कोई ना करे। ऐसे में एयरफोर्स चीफ और सीडीएस आंख खोलने वाले बयान क्यों दे रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिल्कुल उलट बातें कह रहे हैं? इन सारी सच्चाइयों को बहुत जिम्मेदारी के साथ हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उतनी ही जिम्मेदारी से आप हमारी बातों को समझेंगे भी, क्योंकि देश सिर्फ एक भूगोल नहीं है, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। जैसा कि बोला जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। ठीक है, भौगोलिक सीमाएं अपनी जगह हैं, लेकिन जिसे हम देश कहते हैं उसके अंदर देश का एक एक नागरिक, उसकी भावनाएं, उसके जज्बात, उसकी सोच सब मिला करके एक देश बनता है। और अगर कोई उस सोच को बिगाड़ने की कोशिश करता है, अगर कोई उन जज्बातों से खेलने की कोशिश करता है, तो उसे पहचानना भी हम सबका फर्ज है। क्योंकि सिर्फ दुश्मन देश ही नहीं होते, ऐसे लोग भी देश के दुश्मन होते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल एक्सक्लूसिव खबर पर आपका स्वागत है। मैं हूं विजय। हम आपको एक बयान सुनवाते हैं, जिसे आप शायद सुन भी चुके होंगे, क्योंकि काफी वायरल होते हैं बयान उनके।
और बयान देने वाले का परिचय कराने की भी जरूरत नहीं, आप पहचानते ही हैं। इस बयान में जो हम सुनाने जा रहे हैं, इसमें देश के असली दुश्मन की तरफ इशारा है, लेकिन नाम लेकर के नहीं, सिर्फ इशारा है। अब सवाल यह है कि इशारा क्यों, सीधा सीधा नाम क्यों नहीं लिया गया? इन सवालों के अक्स के नीचे ही हमारी टाइमलाइन और गाइडलाइन शुरू होती है, जो देश का वो जरूरी सच आपके सामने लेकर के आएगी। चलिए वो बयान सुन लेते हैं पहले। हम गांव गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के। बयान आपने सुना, अब सुनिए सवाल, और सुनिए ही नहीं, गुनिए भी उसको। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान विरोधी माहौल के बीच प्रधानमंत्री को चीन की याद क्यों आई? और याद आई तो चीन का नाम लेने में हिचकिचाहट क्यों? चीन के जिन सामानों का जिक्र मोदी जी ने किया, क्या वो स्मगलिंग करके अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं? उन सामानों को भारत में आने की इजाजत कौन दे रहा है? चीन कोई भारत नेपाल का बॉर्डर तो है नहीं कि चुपके से घुस करके कोई सामान ला करके भारत में डंप कर दिया। तो जो कुछ चीन से आ रहा है आयात होकर के, उसको कौन रोकेगा? क्या जनता का काम है उन सामानों को रोकने का? मोदी सरकार की मंजूरी के बाद ही चीन से सामान आता है ना भाई। व्यापारी लाखों रुपए लगा करके वो माल अपनी दुकान में रखता है, और प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी खरीदने वाले से कह रहे हैं कि बहिष्कार करो। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? ये विकास का कौन सा मॉडल है? और ये जो बहस है, ये न जाने कब से चली आ रही है। कभी दिवाली पर, कभी होली पर, जब कोई मुद्दा ऐसा देश में चलने वाला होता है, चल रहा होता है, तो ये चीन के सामानों का सवाल आ जाता है। और हर बार इसी तरह की बातें होती हैं कि चीन का सामान मत खरीदिए, चीन के झालर मत खरीदिए, चीन की मूर्तियां मत खरीदिए। लेकिन 11 साल से ये सब चीजें चल रही हैं, बल्कि उससे पहले भी चल रही थी। लेकिन मोदी जी आपकी सत्ता के बाद से ही हर बार ये बात तो होती है। लेकिन ये सब मामूली सवाल हैं, और इन सवालों का सच, सही कहिए तो सबको पता है। मोदी सत्ता के जुमलों और जमीनी सच के फर्क को भी सब लोग जानते हैं, और इस पर बात होती रहती है। चीन से असल खतरा इससे बड़ा है। अपने आप में तो वो एक बड़ा खतरा है ही। पाकिस्तान के हक में खुलेआम खड़े होकर के ये खतरा और भी बड़ा बन चुका है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, यहां तक कि श्रीलंका की पीठ पर हाथ रख करके चीन हमें हमारे हर पड़ोसी के जरिए घेर रहा है। वो एक तरीके से भारत के चारों तरफ एक माला बना रहा है, एक ऐसा जाल रच रहा है कि भारत सभी तरफ से घिर जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत से जो लड़ाई छेड़ने की कोशिश की, उसके पीछे असल में चीन ही है, चीन ही था। और अब पाकिस्तान की तरफदारी में ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की सीधी धमकी भी चीन दे रहा है। इन हालात से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार कितनी तैयार है, इसकी एक वानगी मोदी जी के बयान से मिल जाती है, जो चीन का खुले तौर पर नाम तक नहीं ले पाए। और ये बात पहले भी कई बार आ चुकी है, जब चीन के साथ हमारी सीमा के इलाकों में झड़पें हुई,
तब भी मोदी जी ने अपने भाषणों में जो कुछ कहा वो इशारे इशारे में कहा। ये बात बार बार आती रहती है। जो समीक्षक हैं, आलोचक हैं, पत्रकार हैं, यहाँ तक कि जो विपक्ष के नेता हैं, वो ये बात कहते रहते हैं कि आप चीन का नाम क्यों नहीं ले पाते हैं। अगर आप इतने ताकतवर देश के रूप में उभर रहे हैं, और उभर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन करके भारत उभर रहा है और आपके समय में ही उभर रहा है, चलिए ये भी हम मान लेते हैं, तो आप जो सबसे बड़ा दुश्मन आपका है उसके बारे में आप इशारे में बात करते हैं, तो इस पर सवाल तो उठता है। और असल में सीमा पर जिन फौजों को चीन या पाकिस्तान का मुकाबला करना है, उन्हें मोदी सत्ता ने अपने 11 साल में कितनी ताकत दी है, ये भी तो बड़ा सवाल है। और ये बड़ा सवाल है। ये सवाल एक और है कि एयरफोर्स चीफ ने इसी संदर्भ में सरकार की सुस्ती का सवाल उठाया है। लेकिन क्या बात सिर्फ उतनी ही है, या फिर एयर चीफ के इस बयान के पीछे कोई खेल भी हो सकता है? कहीं इसके पीछे डिफेंस सेक्टर में जो रक्षा सौदे होते हैं, जो रक्षा के साजो सामान बनाती हैं कंपनियां, कहीं उस सेक्टर में अपने कुछ चुनिंदा प्राइवेट प्लेयर्स को आगे बढ़ाने का खेल तो नहीं है? भाई, जब ये जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जब इस तरह की बात सामने आएगी, तभी किसी नई डील की भूमिका बनेगी। तो कहीं किसी और डिफेंस डील की भूमिका तो नहीं है ये बात बहुत बारीक है, लेकिन बात समझने वाली है। असल में क्या है, ये तो वही लोग जाने जो इसके भीतर होते हैं, लेकिन जनता का काम है कि जो हमारे सामने है उसको बारीकी से देखें। और पत्रकार का भी यही काम है कि अगर लोग उस तह तक नहीं देख पा रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं, तो उन्हें वो तथ्य उनके सामने रखे जाएं, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो उसका संकेत जरूर मिले। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि डिफेंस से जुड़े हथियारों, विमानों की कोई भी डील पूरी होने में 8-10 साल का समय लग जाता है। लेकिन डील अगर हो रही तो आज ही डील लॉक हो जाएगी, यानी आज ही पेपर पे मान लीजिए सब साइन हो गया, सारी शर्तें लिख दी गई, तो सौदा पक्का हो गया। तो जिसका जो इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट से समझ रहे हैं ना मामला, तो जो जिसका भी जो इंटरेस्ट है वो काम फौरन हो जाएगा। मतलब इधर कागज तैयार हुआ तो सबके इंटरेस्ट पूरे हो गए, भले वो डील पूरी होने में 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लग जाए। तो इस प्रोसेस को भी आज समझते हैं, ताकि 11 साल में फौज के नाम पर नरेंद्र मोदी की सारी सियासत का सच भी आपके सामने आ सके। चिनूक, अपाचे, राफेल, इन फाइटर प्लेन्स को लेकर के चुनावी राष्ट्रवाद का जो खेल पिछले 11 साल से मोदी सत्ता खेल रही है, आज उसे भी समझ लीजिए। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी फौज के नाम पर वोट बटोरने वाली सत्ता फौज को मजबूत कर रही है या कमजोर कर रही है। सेना को लेकर के सरकार के वादों और हकीकत का सच एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल के बयान से ही समझा जा सकता है। ये बात हमने आपको बताई कि किसी भी रक्षा सौदे की सारी प्रक्रिया पूरी होने में औसतन 8 से 10 साल लग जाते हैं। इसका प्रोसेस काफी जटिल होता है और कई स्तर पर परीक्षण होने के बाद ही ये प्रक्रिया पूरी होती है, क्योंकि सवाल किसी भी देश की सेना का होता है, देश की सुरक्षा का होता है। और मोदी सरकार के 11 साल में किसी तरह के ग्लोबल टेंडर की जानकारी कम से कम हमारी रिसर्च टीम को तो नहीं मिली। आप कहेंगे कि राफेल, अपाचे, चिनूक, ये सब जो साजो सामान है, इनकी खरीद तो मोदी सरकार के दौरान ही हुई है। तो आगे सुनिए, जब जब कोई अपाचे हेलीकॉप्टर या चिनूक या राफेल फाइटर प्लेन भारत में आया, तो सत्ता प्रतिष्ठानों से लेकर के मुख्य धारा का मीडिया तक प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान में जुट गया। सत्ता सेना के जरिए अपने जिस चुनावी राष्ट्रवाद के नैरेटिव को बनाना चाहती थी, उसे बनाकर खुश हो गई। आपने भी आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। क्योंकि सवाल देश की सेना का होता है, तो प्रायः जनता के मन में सवाल नहीं आते। लेकिन क्या सेना का इससे भला हुआ? क्या सेना इससे मजबूत हुई? जरा इन सब की टाइमलाइन और गाइडलाइन पर
गौर कर लीजिए। चिनूक की बात करते हैं। चिनूक हेलीकॉप्टर की डील का प्रोसेस यानी प्रक्रिया की शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार के समय हुई। हमारी वायुसेना ने 2009 में भारी भरकम हेलीकॉप्टरों की जरूरत के लिए रक्षा मंत्रालय के जरिए एक आरएफपी कहते हैं उसको, आरएफपी मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो प्रस्ताव तैयार किया जाता है, वो जारी किया। ये एक प्रक्रिया है सैनिक हथियारों के खरीद फरोख्त का। तो उस आरएफपी के बाद अमेरिका की कंपनी बोइंग का चिनूक CH-47F और रूस का Mi-26, ये दोनों हेलीकॉप्टर रेस में आए। लेकिन डील के फाइनल होने तक 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई। तो मोदी सरकार ने अमेरिका के चिनूक को हरी झंडी देते हुए अमेरिकी कंपनी बोइंग से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा फाइनल कर लिया। इसकी पहली खेप फरवरी 2019 में भारत पहुंची थी। यह है रक्षा सौदों की प्रक्रिया और यह है चिनूक की खरीद का सच। ऐसा ही सच अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद का भी है। डील के लिए शुरुआती प्रक्रिया मनमोहन सिंह सरकार के दौर में ही 2008 में शुरू हुई थी और वो जो ग्लोबल टेंडर हुआ उसमें बोइंग का AH-64E अपाचे और रूस का Mi-28N हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से रेस में आए। इस डील के फाइनल फेज तक पहुंचने में 2015 में मोदी सरकार आ चुकी थी और मोदी सरकार ने एक बार फिर रूस के हेलीकॉप्टर को छोड़ करके अमेरिकी अपाचे को फाइनल किया। जब ये हेलीकॉप्टर भारत आए तो किस तरह सत्ता ने अपने लिए माहौल बनाया, इसके जरिए अपने राजनीतिक हित साधे किस तरह, सब देखा लोगों ने, आपको भी याद होगा। लेकिन असल में ये मनमोहन सरकार के वक्त के सौदे हैं जो अपने तय समय पर भारतीय वायुसेना को मिले। सरकार बदलने से अब नरेंद्र मोदी की सत्ता के दौर में अमेरिकी कंपनियां फाइनल हुई। साथ में एक खास बदलाव भी आया। इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज नहीं रखा गया, जो कि असल में बहुत जरूरी होता है और सेना के भविष्य के लिए अगर आप ये क्लॉज नहीं रखते हैं तो अपनी सेना के भविष्य के लिए नुकसानदेह होता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने से हम भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ती है हमें उसमें फेरबदल करने की, तो आप नहीं कर सकते। और एक्सपर्ट्स इसे मोदी सत्ता की बड़ी चूक मानते हैं। अब आप उस राफेल का सच भी जान लीजिए जिसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सत्ता के सारे प्रचार तंत्र और मेन स्ट्रीम मीडिया ने सबसे ज्यादा माहौल बनाया। भारतीय वायुसेना ने 126 की संख्या 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ जो ग्लोबल टेंडर निकाला था वो मनमोहन सिंह की सत्ता का ही दौर था। लेकिन उस वक्त विमानों की संख्या 126 थी। याद रखिएगा, 126 रफाल विमान। इसके लिए रेस में फ्रांस की डसॉल्ट यानी दसों, उसको दसों कहते हैं, वहां की जो फ्रांस की जो वहां का जो उच्चारण है उसमें उसको दसों बोलते हैं, स्पेलिंग होता है डसॉल्ट। उदाहरण के लिए हम अलग हट के आपको बता सकते हैं कि जैसे एक गाड़ी होती है रेनॉल्ट की डस्टर, आपने सुना होगा, असल में उसका नाम होता है, उसको कहते हैं रेनो। तो इसको आप याद रख सकते हैं, कई बार आपको चर्चा में सुनने को मिलेगा कि फ्रांस की दसों कंपनी, दसों एविएशन, तो फ्रांस की दसों एविएशन, उसका राफेल, अमेरिका की बोइंग कंपनी का FA-18, लॉकहीड मार्टिन का F-16, यूरोफाइटर का टाइफून और रूस का MiG-35, इस तरह के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उस रेस में शामिल थे। हर स्तर पर बहुत बारीकी से छटनी के बाद 2011 तक रेस में राफेल बचा और यूरोफाइटर टाइफून बचा। और उसके अगले साल 2012 में सबसे कम बोली लगाने वाले तौर पर राफेल को मनमोहन सिंह सरकार में ही फाइनल कर दिया गया। अब आप मोदी सरकार के दौर में क्या बदलाव हुआ उसको समझ लीजिए।
इससे जुड़ी हर बात के बदलाव को समझना होगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। मनमोहन सरकार ने 2012 में राफेल के साथ 126, जी हां, हमने पहले भी कहा था कि संख्या याद रखिएगा, 126 फाइटर विमान की डील सबसे कम कीमत पर फाइनल कर दी थी। और इसमें हिसाब इस तरह से रखा गया था कि 18 राफेल विमान सीधे फ्रांस से एकदम बन करके सज धज के तैयार होकर के यहां आएंगे। 126 में से 118 माफ कीजिएगा, 126 में से 18 विमान फ्रांस से पूरी तरह तैयार होकर के बन करके भारत आएंगे। और जो बाकी के 108 जहाज हैं वो अपने ही देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, बहुत प्रतिष्ठित ये कंपनी है हमारी अपनी, वहां पे बनना था। 18 वहां से आते और 108 यहां बनता। मतलब जब अपने ही घर में बनने लगेंगी चीजें तो सारी टेक्नोलॉजी, सारा कमान, सारा होल्ड अपने पास होगा। तो ये थी वो संख्या 18 और 108 यानी 126, और ये था वो तरीका जो भारत और भारतीय फौज को अभी के दौर से लेकर के भविष्य की जरूरतों के मुताबिक मजबूत बनाती। लेकिन 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी की सत्ता आई, मोदी सरकार ने इस राफेल डील को रद्द कर दिया। अब आप फिर से आपको मैं कहूंगा कि गौर से एक एक बदलाव को समझिएगा। 2015 में मोदी सरकार ने उसी राफेल के साथ नया सौदा किया, ठीक है, लेकिन सिर्फ 36 विमानों का। कितना? 36। और पहले कितने हुए थे? 126। जितने विमानों की जरूरत थी उस समय, जो कि मोदी सरकार से भी पहले का समय था, तो 126 की जगह 36 विमानों का सौदा मोदी सरकार में फाइनल किया गया। इस सौदे को बताया तो गया एक सरकारी समझौता, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील दो सरकारों के बीच में, लेकिन गवर्नमेंट डील में डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं लगने से विमान की कीमत कम होनी चाहिए थी। जबकि राफेल की कीमत का क्या विवाद हुआ वो शायद आपको पता होगा कि जिस दाम पर मनमोहन सिंह सरकार के समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डील हुई थी, उनकी कीमत काफी कम थी, और उससे कई गुना कीमत पर ये जो डील मोदी सरकार के समय में हुई, उससे कई गुना ज्यादा कीमत पर हुई। और ये सवाल उठने पर बताया गया कि इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए विमान महंगे हो गए। हालांकि उसी समय दूसरे कुछ देशों के साथ भी फ्रांस के उस कंपनी ने सौदा किया था, वहां पे इससे कम कीमत पर विमान दिए गए थे। इन्हीं सब विवादों को सुप्रीम कोर्ट तक ये सब विवाद गए थे, वो शायद आपको याद आ जाएगी बात। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि मोदी सरकार के समय में जो डील हुई उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपने देश में निर्माण का जो हिस्सा था वो शामिल ही नहीं था। अब इन बातों से अलग आइए, अब समझिए कि 36वां राफेल, मतलब जो 36 विमानों का सौदा हुआ था उसका 36वां राफेल 2022 के अंत तक भारत पहुंचा था। यानी सौदा फाइनल होने में और डिलीवरी होने में 6 साल लग गए। ये प्रक्रिया का हिस्सा है। अब आप सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हथियारों, विमानों और सेना के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी उनकी पूरी सत्ता, उस सत्ता का ही नैरेटिव सेट करने में डूबा हुआ मेन स्ट्रीम मीडिया, इन सब की बातें सुन सुनकर आखिर सच सामने लाया भी तो कौन लाया? खुद एयर चीफ मार्शल, वो भी अपने देश की मीडिया के जरिए नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी सरकार अपने प्रोपेगेंडा और चुनावी राष्ट्रवाद से सेना को हटा दे तो क्या होगा? सेना से जुड़ी हर हकीकत, मोदी सत्ता का हर दावा अगर मीडिया सही सही बता दे तो क्या होगा? मीडिया तो ये सवाल तक नहीं पूछता कि भारत के बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बीएसएफ सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। फिर देश में किसी तरह की घुसपैठ के लिए जिम्मेदार सीधे गृह मंत्री को क्यों नहीं माना जाना चाहिए? लेकिन यहां तो उल्टी ही गंगा बह रही है। आप गृह मंत्री को खुद ही सुनिए,
और उनका गर्व, उनका अंदाज महसूस करिए कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। यही इस सत्ता का सच है, जिसे समय समय पर सीडीएस या एयर चीफ मार्शल जैसे लोग सामने लाते रहते हैं, और जनता भी सत्ता को समय समय पर आईना दिखाती रहती है। आज उसी जनता को सीधे अपनी सेनाओं के सवाल पर सोचने की जरूरत है, जिसका हर एक सच उसकी आंखों के सामने है। चाहे वो फैक्ट्स हों जो हमने आज आपके सामने रखे, चाहे सेना से जुड़े हुए शीर्ष अफसरों के बयान हों जिसे देने के लिए उन्होंने अपने देश की मीडिया को लायक तक नहीं समझा, चाहे वो राजनीति हो जहां देश का मुखिया ही सब काम धाम छोड़ करके वोट जुटाने के लिए सड़कों पर निकल चुका है, वो भी अपने काम से नहीं, सेना के काम से और सेना के नाम से। सोचिएगा जरूर और फिर हमें बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद।